नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और हमारी खास पेशकश देश का मुखिया कौन है में आप सभी का स्वागत है। और आज बात एक और ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व वाली सीट की होगी। ये सीट ऋषियों और साधु संतों की कर्मभूमि भी रही है। पूर्वांचल की ये सीट भी देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय करती है। ऐसे में ये कांग्रेस और समाजवादियों पार्टियों का कभी कभी गढ़ भी हुआ करती थी, लेकिन आज उस पर बीजेपी का कब्जा है। कौन सी है ये लोकसभा सीट, क्या है इस चुनावी इतिहास और भूगोल और कैसे है यहाँ के समीकरण, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देवरिया लोकसभा चुनाव का रण प्राचीन भी और प्रसिद्ध भी है। देवरिया कांग्रेस और समाजवादियों का रहा है गढ़। अब बीजेपी के कब्जे में है देवरिया। एक दल के उम्मीदवार दोबारा नहीं बनता सांसद। घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक नदी से सिंचित मैं देवरिया हूं। मेरा इतिहास काफी पुराना है। मान्यता है कि मेरे नाम की उत्पत्ति देवरिया, देवारय या देवपुरिया से हुई थी। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार देवरिया मेरे मुख्यालय के नाम से लिया गया, जिसका मतलब है कि ऐसा स्थान जहां कई मंदिर होते हैं। मैं संत देवराहा बाबा की धरती के रूप में भी मशहूर हूं। मैं योगीराज देवराहा बाबा की तपोस्थली और बाबा राघव दास की कर्मस्थली रही हूं। मेरा कभी गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान था। मुझे चीनी का कटोरा कहा जाता था। मेरी पहचान रामचंद्र विद्यार्थी और जल जौहर से भी है। आजादी की लड़ाई में कक्षा 5 के छात्र रामचंद्र विद्यार्थी मात्र 14 साल की उम्र में ही पुरानी कचहरी पर तिरंगा फहराते हुए अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। यहाँ के पैना गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अंग्रेजों से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी, जैसे इतिहास के पन्नों में जल जौहर कहा जाता है। मैं एक ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल हूँ। मेरे यहाँ सिद्धपीठ में देवरही माता का मंदिर, अहिल्यापुर दुर्गा मंदिर, बाबा दुग्गेश्वर नाथ मंदिर, बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर, भगवान परशुराम का मंदिर। राष्ट्रीय आंदोलन भी मेरा महत्वपूर्ण स्थान रहा। बरहस के बाबा राघव दास आश्रम में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि है। 1920 में गांधी जी ने भी मेरे यहाँ सार्वजनिक सभा की थी। बाबा राघव दास ने मेरे यहाँ अप्रैल 1930 में नमक मूवमेंट शुरू किया था। 1931 में मेरे यहाँ सरकार और जमींदारों के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुए थे। आजादी के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र का इतिहास भी काफी सुनहरा है। मेरे यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1991 के बाद उसका असर कम होने लगा। इसके बाद मुकाबला बीजेपी, सपा और बसपा के बीच ही होने लगा। देवरिया जिले के पहले सांसद होने का सौभाग्य विश्वनाथ राय को हासिल है। वो कांग्रेस की टिकट पर 1952 में सांसद निर्वाचित हुए और 1971 तक वो लगातार सांसद रहे। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता लहर चली तो यहाँ भी कांग्रेसियों का दबदबा कम होने लगा। 1977 में यहाँ जनता पार्टी के टिकट पर देवमणि त्रिपाठी ने जीत हासिल की। 1981 में देवमणि त्रिपाठी फिर यहां से सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन इस बार वो निर्दलीय उम्मीदवार तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। 1984 का इंदिरा लहर में यहां कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की। 1984 में मेरे मतदाताओं ने कांग्रेस के राजमंगल पांडे को चुनकर लोकसभा भेजा। 1989 में राजमंगल पांडे कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हो गए। 1989 में मेरे मतदाताओं का कांग्रेस से मोह तो भंग हुआ, लेकिन उसका भरोसा राजमंगल पांडे पर बना रहा। लिहाजा राजमंगल पांडे दूसरी बार मेरे यहाँ से सांसद चुने गए और लगातार 10 सालों तक उन्होंने मेरी जनता का देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा प्रतिनिधित्व किया। 1991 की राम लहर में भी मेरे मतदाताओं का भरोसा जनता दल पर बना रहा, लेकिन इस बार जनता दल का उम्मीदवार बदल गया। इस बार मोहन सिंह जनता दल के टिकट से सांसद निर्वाचित हुए। 1996 में मेरे यहाँ पहली बार बीजेपी ने खाता खोला और प्रकाश मणि त्रिपाठी मेरे यहाँ से सांसद चुने गए। 1998 में समाजवादी पार्टी ने मेरे यहाँ पहली बार खाता खोला। इस बार सपा के टिकट पर मोहन सिंह को दोबारा लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य हासिल हुआ। 1999 में बीजेपी ने यहाँ फिर वापसी की और प्रकाश मणि त्रिपाठी मेरे यहाँ से दोबारा सांसद चुने गए। 2004 में मेरे यहाँ सपा ने फिर वापसी की और मोहन सिंह तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। 2009 में मेरे यहाँ बीएसपी को खाता खोलने का मौका मिला।
इस बार बीएसपी के टिकट पर गोरख प्रसाद जायसवाल सांसद चुने गए। 2014 से जारी मोदी लहर में मेरे यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन मोदी लहर के दोनों चुनावों में यहाँ से 2 सांसद चुने गए। 2014 में यहाँ से कलराज मिश्रा और 2019 में मेरे यहाँ से रमापति राम त्रिपाठी सांसद चुने गए। मेरे संसदीय सीट के साथ एक अजब संयोग भी जुड़ा है। 1971 के बाद से मेरे यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जीता जो लगातार दूसरी बार अपने ही दल से चुनाव लड़ा हो। अगर उसी दल को जीत मिली तो प्रत्याशी का चेहरा नया था, और अगर चेहरा वही था तो दल बदला हुआ था। मेरे चुनावी इतिहास में अब तक सिर्फ विश्वनाथ राय ही ऐसे रहे जिन्हें लगातार एक ही दल से 3 बार जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी आबादी 31 लाख से ज्यादा है। मैं यूपी का 32वां सबसे घनी आबादी वाला जिला हूँ। मेरी कुल आबादी 31,969 है। इसमें पुरुषों की 15,37,436 और महिलाओं की 15,63,510 है। मेरी ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। गांवों में करीब 27,84,143 आबादी रहती है। लिंगानुपात के मामले में मैं प्रदेश का सबसे बेहतर जिला हूं। प्रदेश के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 18,06,926 है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 8,09,319 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,97,314 है, जबकि अन्य मतदाता 96 है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो 88.1% लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो 11.6% लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। अन्य धर्म के मानने वालों की संख्या महज 0.3% है। मेरे यहाँ के जातीय समीकरणों की बात करें तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 27% है। ब्राह्मणों के बाद मेरे यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 14% है। इसके अल्पसंख्यक 12% हैं, यादव 8%, वैश्य 8%, सैंथवार 6%, कुर्मी और क्षत्रिय 5%, कायस्थ और राजभर 4%, निषाद 3%। इसके अलावा कुम्हार, चौहान और अन्य मिलाकर 4% मतदाता हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें देवरिया, तमकुहीराज, फाजिलनगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना शामिल है। इनमें से तमकुहीराज और फाजिलनगर कुशीनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरे यहाँ एक भी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। इन 5 सीटों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं। देवरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के शलभमणि त्रिपाठी विधायक हैं। तमकुहीराज विधानसभा से बीजेपी के असीम कुमार, पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही, जो प्रदेश की योगी सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। फाजिलनगर सीट से सुरेंद्र कुशवाहा और रामपुर कारखाना से सुरेंद्र चौरसिया विधायक हैं। 2002 के विधानसभा चुनावों में यहां सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां 2014 में निर्वाचित हुए कलराज मिश्र का टिकट काटकर उनकी जगह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे रमापति राम शास्त्री को टिकट दिया गया था। रमापति राम त्रिपाठी ने सर्वाधिक 5,80,644 वोट हासिल करके विजेता बने। दूसरे नंबर पर सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार बसपा के विनोद कुमार जायसवाल को 3,30,713 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के नियाज अहमद को सिर्फ 51,056 वोट ही मिले थे। रमापति शास्त्री को कुल मतदान का 55% मत हासिल हुआ था, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बसपा के विनोद कुमार जायसवाल को 32.4% वोट हासिल हुए थे। विनोद जायसवाल देवरिया के पूर्व सांसद गोरख जायसवाल के दामाद हैं और वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन मोदी लहर की वजह से उनकी कोशिश परवान होते नहीं चल सकी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, देवरिया का माहौल चुनावी होता जा रहा है। बीजेपी के लोग यहां मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि विपक्ष के लोग यहां सरकार की नाकामियां बताकर उन्हें घेरने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में यहां बीजेपी कमल खिलाती है, और अगर खिलाती भी है तो क्या रवायत के मुताबिक कोई और चेहरा यहां से सांसद बनता है, या रमापति राम शास्त्री ये रवायत तोड़ने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो देश का मुखिया कौन में आज आपने देवरिया बागी लोकसभा क्षेत्र का हाल जाना और प्राइम टीवी की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के साथ। हमें दे इजाजत और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।